हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सीडीबी के पीवाईक्यू की थर्ड लेक्चर में। आज हम सीडीबी के नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वाइल डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट समटाइम्स ओवरलैप इन एक्सप्लेनिंग स्टूडेंट्स एबिलिटीज़, येट विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन ऑफ डेवलपमेंट डोमिनेंटली अटेम्प्ट्स टू स्टडी द नेचर ऑफ रीजनिंग ऑफ इंडिविजुअल अबाउट देयर एंड अदर्स एक्ट्स एंड बिहेवियर्स। हालांकि विकास के विभिन्न क्षेत्र विद्यार्थियों की योग्यताओं का वर्णन करते हुए पारस्परिकता करते हैं, फिर भी निम्न में से विकास का कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से व्यक्तियों के अपने और दूसरों के कार्यों और व्यवहारों पर तर्क की प्रवृत्ति का अध्ययन करता है। इसके ऑप्शंस हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास, नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट, थर्ड इज शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, फोर्थ इज सांस्कृतिक विकास, कल्चरल डेवलपमेंट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। नैतिक विकास विकास का यह क्षेत्र मुख्य रूप से इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति सही और गलत के बीच कैसे अंतर करता है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने या दूसरों के कार्यों, व्यवहारों और निर्णयों के पीछे क्या तर्क देता है। लॉरेंसबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत भी इसी नैतिक तर्क पर आधारित है। बात करते हैं भाषा विकास, शारीरिक विकास और सांस्कृतिक विकास की। भाषा विकास यह केवल बातचीत, शब्द और भाषा सीखने से संबंधित है। शारीरिक विकास यह शरीर की बनावट, ऊंचाई, वजन और गामक कौशल, मोटर स्किल से संबंधित है। सांस्कृतिक विकास यह समाज के मूल्यों, रीति रिवाजों और संस्कृति को अपनाने से संबंधित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, नैतिक विकास। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस फ्रॉम हेड टू टो। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास सिर से पैर तक होता है। ऑप्शन नंबर 1, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, विकास पूर्वानुमेय है। ऑप्शन नंबर 2, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, विकास परिपक्वता और सीखने का एक उत्पाद है। ऑप्शन नंबर 3, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। ऑप्शन नंबर 4, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज अक्रॉस चिल्ड्रन, बच्चों के विकास की दर में विभिन्नताएं होती हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन, विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। विकास की दिशा के 2 उप सिद्धांत हैं, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल, शीर्षगामी सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल बोलते हैं सर। दूसरा है प्रॉक्सिमिडिस्टल प्रिंसिपल, दैट इज समीपस्थ दूरस्थ। जो सेफेलोकॉर्डल होता है, इसके अनुसार विकास सिर से पैर की ओर, हेड टू टो होता है। बच्चा सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण करना सीखता है और फिर धड़ से अंत में पैरों पर। और समीपस्थ दूरस्थ प्रॉक्सिमोडिस्टल जो दूसरा वाला है, इसमें बच्चा केंद्र से बाहर की ओर, सेंटर से बाहर की ओर, इसका बच्चे का विकास जो है सेंटर से बाहर की ओर होता है। जैसे पहले रीढ़ की हड्डी विकसित होती है, फिर हाथ, फिर पैर। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, विकास एक विशेष दिशा में आगे बढ़ता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, assertion parents should be involved in discussions on childhood care, अभिभावकों को बाल्यावस्था देखभाल से संबंधित चर्चा में शामिल करना चाहिए। रीज़न है ए चाइल्ड डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैमिलीज एटमॉस्फेयर, बाल विकास पारिवारिक परिवेश से प्रभावित होता है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। A is true but R is false। और फोर्थ ऑप्शन है बोथ A एंड R इज़ फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A। वो क्यों है? क्योंकि पारिवारिक माहौल बच्चे के विकास को गहराई से प्रभावित करता है, इसलिए बच्चों की बेहतर देखभाल और विकास के लिए अभिभावकों को चर्चा में शामिल करना आवश्यक है। इसीलिए कथन A तर्क R का सीधा कारण बनता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, as per Jean Piaget's theory of cognitive development, the concept of class inclusion is attained by children during dash stage। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार वर्ग समावेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर 1, कंक्रीट ऑपरेशनल। ऑप्शन नंबर 2, सेंसरी मोटर। ऑप्शन नंबर 3, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन नंबर 4, फॉर्मल ऑपरेशन औपचारिक संक्रियात्मक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक। यह वह क्षमता है जिसके द्वारा बच्चा ये समझ पाता है कि उप श्रेणियाँ एक ही मुख्य श्रेणी का हिस्सा होती हैं। उदाहरण के लिए बच्चा समझ जाता है कि सभी गुलाब फूल हैं,
लेकिन सभी फूल गुलाब नहीं हैं। अलग अलग टाइप के फूल हो सकते हैं, हर कोई रोज़ नहीं होगा। ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक, ये 7 से 11 वर्ष की आयु के बीच में होता है। इस अवस्था में बच्चों के भीतर तार्किक सोच की शुरुआत हो जाती है। वो क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, क्रमबद्धता, संरक्षण, कंजर्वेशन, समावेशन जैसी महत्वपूर्ण अवधारणाओं को पूरी तरह हासिल कर लेता है। इसके अलावा अन्य भी जो तीनों बिंदु हैं, 2, 3 और 4, ये होता है संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक होता है 2 से 7 वर्ष। फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11। फिर आता है औपचारिक संक्रियात्मक 11 से ऊपर, 11 साल से ऊपर। ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5. According to Jean Piaget's theory of cognitive development, at which stage most children can think hypothetically? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? ऑप्शन हैं सेंसरी मोटर, संवेदीगामक, ऑप्शन 2 प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन 3 कंक्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, ऑप्शन 4 फॉर्मल ऑपरेशन औपचारिक संक्रियात्मक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 फॉर्मल ऑपरेशन औपचारिक संक्रियात्मक। हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती क्या है? इसका अर्थ यह है कि किसी समस्या के समाधान के लिए संभावित या काल्पनिक कारणों के बारे में सोचना। व्हाट इफ सिनेरियोस, मतलब अगर ऐसा नहीं तो ऐसा, इन सब सिनेरियोस के बारे में सोचना और फिर उन्हें व्यवस्थित रूप से परखना, इसे हाइपोथेटिकल थिंकिंग कहते हैं। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से अधिक होती है ये। ठीक है, 11 से ऊपर इस संज्ञानात्मक विकास का अंतिम चरण है। ठीक है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त अवधारणाओं को समझ सकते हैं और उन्हें परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क विकसित हो जाता है। बाकी अवस्थाओं में क्या होता है? संवेदीगामक में 0 से 2 वर्ष, ये होता है 0 से 2 वर्ष, बच्चे इंद्रिय और शारीरिक गतिविधियाँ सीखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक में 2 से 7 वर्ष, प्रतीकात्मक सोच होती है लेकिन तार्किकता, इसमें भी तर्क शक्ति नहीं आई है। मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष। ठीक है जी। तर्क की शुरुआत होती है लेकिन वह वास्तविक या ठोस वस्तुओं तक ही सीमित रहती है, मतलब जो सामने है वो भी कल्पनाओं में नहीं सोच सकता है। और ये सोच आती है 11 से ऊपर वाली एज में, या 11 या उससे ऊपर की एज में काल्पनिक सोच आ जाती है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक फॉर्मल ऑपरेशन। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6. As per Lev Vygotsky's idea, a teacher should help students to achieve zone of proximal development by providing. लेव वाइगोस्की के विचार के अनुसार विद्यार्थियों के समीपस्थ विकास का क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापक को क्या देना चाहिए? नंबर 1 ऑप्शन है पनिशमेंट, ऑप्शन नंबर 2 पुरस्कार रिवॉर्ड्स, ऑप्शन नंबर 3 स्काफोल्डिंग पहाड़, ऑप्शन नंबर 4 नेगेटिव फीडबैक नकारात्मक प्रतिपुष्टि। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 पहाड़ स्काफोल्डिंग। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये बच्चे के वास्तविक विकास के स्तर जो वह खुद कर सकता है उससे संबंधित विकास के स्तर के बीच का अंतर है। ठीक है। और स्काफोल्डिंग वाइगोस्की के अनुसार बच्चे को ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समीपस्थ विकास का क्षेत्र हासिल करने के लिए दी जाने वाली अस्थायी सहायता को पहाड़ या स्काफोल्डिंग कहा जाता है। इसमें शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले संकेत, हिंट्स और क्लूज़ या किसी समस्या के आधे हल शामिल होते हैं। यह मदद तब तक की जाती है जब तक बच्चा स्वयं काम करना ना सीख जाए। बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों हैं? दंड और पुरस्कार, ये व्यवहारवादी सिद्धांतकार जैसे BF स्किनर से संबंधित हैं, वाइगोत्स्की से नहीं। ठीक है जी। दंड और पुरस्कार ये दोनों जो हैं BF स्किनर इनसे संबंधित हैं। नकारात्मक प्रतिपुष्टि नेगेटिव फीडबैक, ये बच्चे को हतोत्साहित करती है और सीखने में बाधा डालेगी। बच्चा जो है अपसेट हो जाएगा और कभी सीख ही नहीं पाएगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3 स्काफोल्डिंग पहाड़। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. Lev Vygotsky is emphasized on the use of dash for advancing dash development among children. Option number 1
इंटरेक्शन फिजिकल, ऑप्शन नंबर 2 रिवॉर्ड्स मोरल, ऑप्शन नंबर 3 मेनोमिक्स एंड सोशल, ऑप्शन नंबर 4 कल्चरल टूल्स कॉग्निटिव। शारीरिक पारस्परिकता, नैतिक पुरस्कारों, सामाजिक स्मृति सहायक विधियों, संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरणों। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 कल्चरल टूल्स एंड कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरण। लेव वाइगोस्की का सिद्धांत सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, सोशियो कल्चरल थ्योरी है। ठीक है। कल्चरल टूल्स, बच्चे अपने समाज की संस्कृति, भाषा, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, नक्शे और किताब जैसे उपकरणों के माध्यम से दुनिया को समझते हैं। ये उपकरण उनके सोचने के तरीकों को आकार देता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास क्या होगा? वाइगोस्की का मानना था कि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास अकेले में नहीं बल्कि समाज और संस्कृति के साथ बातचीत के माध्यम से होता है। बाकी 3 गलत क्यों हैं? ऑप्शन 1 शारीरिक विकास, शारीरिक विकास पर वाइगोस्की का मुख्य दान था ही नहीं। और बात रही रिवॉर्ड्स की, पुरस्कारों की बात व्यवहारवादी करते हैं, वाइगोस्की नहीं। ऑप्शन नंबर 3 क्यों गलत है? स्मृति सहायक विधियाँ, मेनोमिक्स याद रखने की तकनीक है, यह वाइगोस्की के मुख्य सिद्धांत का हिस्सा ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, संज्ञानात्मक सांस्कृतिक उपकरणों। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन? निम्नलिखित में से किसने बच्चों के नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन नंबर 1 कोनार्ड लॉरेंस, ऑप्शन नंबर 2 सिगमंड फ्रॉइड, ऑप्शन नंबर 3 लॉरेंस कोलबर्ग, ऑप्शन नंबर 4 एरिक एरिक्सन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग, इन्होंने बच्चों में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, बच्चों में जो है मॉरल डेवलपमेंट का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो जहाँ नैतिक विकास के सिद्धांत का पूछ ले किसने दिया है? लॉरेंस कोलबर्ग। बाकी मनोवैज्ञानिक ने कौन से दिए हैं? कोनार्ड लॉरेंस ने, इन्होंने पशु के व्यवहार में विज्ञान में इम्प्रिंटिंग का सिद्धांत दिया है। ठीक है जी, यहाँ पशुओं की बात होगी, इम्प्रिंटिंग का इन्होंने दिया है। सिगमंड फ्रॉइड ने, ज़रूरी नहीं है पर जानने के लिए ज़रूरी है, आप जान सकते हैं कि किसने क्या दिया है। सिगमंड फ्रॉइड ने क्यों दिया है? सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है मनोविश्लेषणात्मक साइकोएनालिटिकल थ्योरी दी है इन्होंने, मनोलैंगिक विकास साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। एरिक एरिक्सन ने इन्होंने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें जीवन के 8 चरणों के बारे में बताया गया। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉरेंस कोलबर्ग। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग इज कंसिडर्ड चाइल्ड सेंटर्ड। रीज़न है टीचर्स डू नॉट प्ले एनी रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। इसका तर्क यह दिया गया है कि शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका ही नहीं निभाता। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। क्रिया आधारित शिक्षण एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग को जो है बाल केंद्रित चाइल्ड सेंटर्ड माना जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें बच्चे सक्रिय रहकर खुद से सीखते हैं। असर्शन तो एकदम ठीक था, बट बात आई तर्क की। शिक्षक शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, यह कथन पूरी तरह गलत है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में जो टीचर होता है उसके रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो एक फैसिलिटेटर और डायरेक्टर के रूप में काम करता है, बच्चों की जो भी गतिविधियाँ करने के अवसर और संसाधन प्रदान करता है वो। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस स्टेट्स दैट। बहुबुद्धि सिद्धांत कहता है कि ऑप्शन नंबर 1 इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन नंबर 2 इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड, बुद्धि को तेज नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 3 इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली, बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इंटेलिजेंस लेवल्स आर सेम अमंग ऑल इंडिविजुअल्स, सभी व्यक्तियों में बुद्धि स्तर एक समान है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 इंटेलिजेंस कैन बी डिफरेंट टाइप्स, बुद्धि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। ये सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस का। उन्होंने पारंपरिक विचार
को खारिज करते हुए कहा कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार की स्वतंत्र बुद्धियों का समूह है। उन्होंने शुरुआत में 7 और बाद में 8 प्रकार की बुद्धि बताई, जैसे भाषाई, तार्किक, गणितीय, संगीतात्मक, शारीरिक गति संवेदी, स्थानिक, अंतर्वैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक और प्रकृतिवादी। बाकी विकल्प गलत क्यों है? उच्च परिवेश और प्रशिक्षण से बुद्धि या कौशलों को बेहतर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बुद्धि को तेजी नहीं किया जा सकता। थर्ड गलत क्यों है? गार्डनर के अनुसार बुद्धि को केवल कागज़, पेंसिल, टेस्ट या आईक्यू का सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता था, क्योंकि इसके कई अलग अलग रूप होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 गलत क्यों है? व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण सभी व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की बुद्धि का स्तर अलग होता है। ठीक है, ऑप्शन है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, इंटेलिजेंस कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। बहुबुद्धि बुद्धि जो है विभिन्न प्रकार की हो सकती है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 11, लेव वाइगोत्स्कीज व्यूज़ लैंग्वेज। लेव वाइगोत्स्की भाषा को किस प्रकार देखते हैं? ऑप्शन नंबर 1, एज ए बैरियर इन लर्निंग प्रोसेस, भाषा अधिगम में प्रक्रिया के बाधक। ऑप्शन नंबर 2, एज ए कल्चरल टूल विथ फैसिलिटेट्स लर्निंग, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित बनाती है। ऑप्शन नंबर 3, एज मीनिंगलेस इन थॉट प्रोसेस, भाषा चिंतन प्रक्रिया में अर्थहीन है। ऑप्शन नंबर 4, एज एन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल मैचुरेशन, भाषा जैविक परिपक्वता का एक नगण्य अंश है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, एज ए कल्चरल टूल विच फैसिलिटेट्स लर्निंग, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो अधिगम को सुसाधित करती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है बल्कि इसे सीखने और सोचने का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपकरण है। भाषा के माध्यम से बच्चे शिक्षक, माता पिता, साथियों के साथ बातचीत करके सीखते हैं। भाषा सोचने, समस्या समाधान करने और ज्ञान अर्जित करने में सहायता करती है। इसलिए वाइगोत्स्की भाषा को अधिगम को सुगम बनाने वाला सांस्कृतिक उपकरण मानते हैं। ठीक है, बाइंग ब्लू कलर्ड क्लोथ्स फॉर बॉयज़ एंड पिंक कलर क्लोथ फॉर गर्ल्स प्रमोट्स, लड़कों के लिए नीले रंग के कपड़े और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदना किसे बढ़ावा देते हैं? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, लिंग रूढ़िबद्धता, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों के आनुवंशिक लक्षण। ऑप्शन नंबर 3, जेंडर फ्लूइडिटी, लिंग तरलता। ऑप्शन नंबर 4, सेक्स सिलेक्शन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, लिंग रूढ़िबद्धता। जब लड़कों के लिए नीले रंग और लड़कियों के लिए गुलाबी रंग के कपड़े खरीदने की परंपरा अपनाई जाती है तो यह समाज में बने लिंग संबंधी रूढ़िवादी विचारों, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा देती है। यह मान लेना कि केवल लड़के नीला रंग पसंद करेंगे और लड़कियां केवल गुलाबी रंग पसंद करेंगी, ऐसा सोचना ही लिंग रूढ़िबद्धता कहलाती है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, Sarita, an English teacher, observed that her students showed differences in their learning levels about what she teaches. So Sarita should. अंग्रेज़ी विषय की एक शिक्षिका हैं सरिता ने देखा कि कक्षा में जो वह पढ़ाती हैं उसे सीखने के स्तर पर विद्यार्थी विभिन्नताएं दिखाते हैं, इसलिए सरिता को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, फॉलो अ यूनिफॉर्म वे ऑफ टीचिंग सो दैट इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग आर रिड्यूस्ड, शिक्षण के एक समान तरीके का पालन करें ताकि सीखने में व्यक्तिगत अंतर कम हो। ऑप्शन नंबर 2, मेक वेरी स्ट्रिक्ट रूल फॉर स्टूडेंट टू फॉलो, छात्रों के पालन के लिए बहुत ज़्यादा सख्त नियम बना दो। ऑप्शन नंबर 4, इनकॉर्पोरेट अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस इन हर टीचिंग टू इम्प्रूव लर्निंग, सीखने में सुधार के लिए अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें। ऑप्शन नंबर 4, नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट दीज डिफ़िकल्टीज़, इन मतभेदों के बारे में ज़्यादा ध्यान ना दे। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, इनकॉर्पोरेट अ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस इन अ टीचिंग टू इम्प्रूव लर्निंग, अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें ताकि अनुभवों में सुधार हो, अधिगम में सुधार हो। यदि कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने के स्तर अलग अलग है तो शिक्षक को भी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखते हुए विभिन्न शिक्षक विधियों, गतिविधियों और अनुभवों का उपयोग करना चाहिए। अपने शिक्षण में विभिन्न प्रकार के अनुभवों को शामिल करें ताकि अधिगम में सुधार हो। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट शुड बी द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1, लेबलिंग ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का नामीकरण। ऑप्शन नंबर 2, सेम एबिलिटी बेस्ड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, समान योग्यता आधारित विद्यार्थियों का समूहीकरण। ऑप्शन नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना। ऑप्शन नंबर 4, डिटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स हु स्कोर लो, कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का अवरोधन।
करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को समझना। मूल्यांकन या असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य केवल अंक देना या विद्यार्थियों को वर्गीकृत करना नहीं है, बल्कि उनके सीखने की प्रगति, लर्निंग प्रोग्रेस को समझना और उसके आधार पर शिक्षण में सुधार करना है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, इन्वॉल्विंग स्टूडेंट्स in the process of assessment shifts the nature of assessment from assessment of learning to assessment for learning, formative assessment to summative assessment, comprehensive assessment to non comprehensive assessment और continuous assessment to non continuous assessment। हिंदी में जान लेते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को शामिल करके मूल्यांकन की प्रकृति में किस प्रकार का बदलाव आता है। अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है, रचनात्मक मूल्यांकन योगात्मक मूल्यांकन में बदल जाता है, व्यापक मूल्यांकन अव्यापक मूल्यांकन में बदल जाता है, या सतत मूल्यांकन असतत मूल्यांकन में बदल जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अधिगम का मूल्यांकन अधिगम के लिए मूल्यांकन हो जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग से असेसमेंट फॉर लर्निंग। जब विद्यार्थियों को असेसमेंट की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है तो असेसमेंट का उद्देश्य केवल अंक देना, परिणाम बताना नहीं रहता, बल्कि सीखने में सुधार करना बन जाता है। इसलिए मूल्यांकन का स्वरूप बदल जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है सीखने के बाद का मूल्यांकन। असेसमेंट फॉर लर्निंग है सीखने के लिए मूल्यांकन, जिसमें विद्यार्थियों को फीडबैक देकर उनकी सीखने की प्रक्रिया में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। In order to support inclusion of students belonging to disadvantaged groups, as teachers should, हाशिए पर स्थित वंचित वर्ग से आने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, फोस्टर सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग ऑल स्टूडेंट्स, सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर 2, हाईलाइट स्टूडेंट्स वीकनेस इन फ्रंट ऑफ द क्लास, कक्षा के सामने उनकी कमजोरी को उजागर करना। ऑप्शन नंबर 3, टीच स्टूडेंट्स इन ए सेपरेट सेक्शन, उन्हें अलग सेक्शन में पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, यू स्टैंडर्डाइज करिकुलम फॉर ऑल स्टूडेंट्स, सभी छात्रों के लिए एक मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, फोस्टर सेंस ऑफ बिलोंगिंग अमंग ऑल स्टूडेंट्स, सभी छात्रों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य यह है कि बच्चे चाहे वे किसी भी सामाजिक, आर्थिक या शैक्षिक पृष्ठभूमि से हो, एक साथ समान अवसरों के साथ सीखें। इसलिए टीचर को सभी विद्यार्थियों में सेंस ऑफ बिलोंगिंग या अपनेपन को विकसित करना चाहिए, भेदभाव से बचना चाहिए, सहयोग और सम्मान का वातावरण बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1, फोस्टर सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स अमंग ऑल स्टूडेंट्स इज करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, टू प्रमोट इंक्लूजन ऑफ ए स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट टीचर्स शुड, कक्षा में एक दृष्टिबाधितता से जूझते शिक्षार्थी के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। वर्बली एक्सप्लेन द इन्फॉर्मेशन, जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए। शो चार्ट्स टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, संप्रत्य के विवरण हेतु चार्ट दिखाना चाहिए। यूज साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। या ऑप्शन 4, लुक एट दम फ्रिक्वेंटली, उनकी तरफ बार बार देखना चाहिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, जानकारी का मौखिक विवरण देना चाहिए। यदि कोई विद्यार्थी दृष्टिबाधित विजुअल इम्पेयरमेंट है तो शिक्षा को उसके शिक्षण विधि में अपनानी चाहिए, इससे वह बच्चा बिना देखे भी सीख सके। इसलिए शिक्षक को जानकारी को स्पष्ट रूप से मौखिक या वर्बल रूप में अवश्य समझाना चाहिए। आवश्यक हो तो ऑडियो सामग्री और स्पर्श आधारित यानी कि टैक्टिकल सामग्री का उपयोग भी करना चाहिए। इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। Now coming to next question, question number 18. The characteristics feature of a specific learning disability dyslexia is, एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता पठन वैकल्य की क्या विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1, डिफ़िकल्टी इन कम्प्रीहेंशन ऑफ टेक्स्ट, लेख के बोध में कठिनाई। ऑप्शन नंबर 2, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चलने में कठिनाई। ऑप्शन नंबर 1, डिफ़िकल्टी इन वर्बल कम्युनिकेशन, मौखिक संप्रेषण में कठिनाई। ऑप्शन नंबर 4, डिफ़िकल्टी इन ईटिंग, खाने में कठिनाई। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, डिफ़िकल्टी इन कम्प्रीहेंशन ऑफ टेक्स्ट, लेख के बोध में कठिनाई। डिसलेक्सिया पठन विकलांगता एक विशिष्ट अधिगम असमर्थता स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है
जिससे बच्चे को अब शब्दों को पढ़ने, पहचानने या वर्तनी और स्पेलिंग को पढ़े हुए को समझने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया, इसके अलावा दो चीज़ें और हैं, डिस्ग्राफिया एंड डिस्कैलुलिया। डिसलेक्सिया में पढ़ने में कठिनाई, डिस्ग्राफिया में लिखने में कठिनाई और डिसकैलकुलिया में मैथमेटिक्स के सवाल हल करने में कठिनाई। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following facility needs to be provided in the school to help children belonging to deprived groups? वंचित समूह से आने वाले बच्चों की सहायता के लिए स्कूल में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर 1, प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी इन चूजिंग द सब्जेक्ट, विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 2, इम्प्लीमेंटिंग सेम एजुकेशनल प्रोग्राम्स फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द क्लास, कक्षा के सभी बच्चों के लिए समान शैक्षिक कार्यक्रम लागू करना। ऑप्शन नंबर 3, फोर्सिंग देम टू टेक एडमिशन इन स्पेशल स्कूल्स, उन्हीं किसी विशेष स्कूल में प्रवेश लेने के लिए बाध्य करना। ऑप्शन नंबर 4, टीचिंग देम इन ए सेपरेट सेक्शन ऑफ सेम स्कूल, उन्हें इसी स्कूल के अलग सेक्शन में पढ़ाना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विषयों के चयन में लचीलापन प्रदान करना। वंचित, डिप्राइव्ड, डिसएडवांस्ड, इन समूहों के बच्चों की सहायता के लिए विद्यालय को उनकी आवश्यकता के अनुसार लचीली और समावेशी इंक्लूसिव व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए। समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन का क्या सिद्धांत है? इसका सिद्धांत है सभी को समान अवसर, लचीलापन, सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अवसर, किसी भी प्रकार का अलगाव नहीं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इफ़ ट्विंकल राइट्स विद हर लेफ्ट हैंड देन अ टीचर शुड, यदि ट्विंकल अपने बाएं हाथ से लिखती है तो उससे शिक्षक को क्या करना चाहिए? डिस्करेज हर टू यूज़ द लेफ्ट हैंड, उसे बाएं हाथ को उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। अलाउ हर टू एक्सरसाइज हर चॉइस, उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें। ऑप्शन नंबर 3, रिपोर्ट इट टू द स्कूल काउंसलर, इसकी रिपोर्ट काउंसलर को रिपोर्ट करें। ऑप्शन नंबर 3, फोर्स हर टू यूज़ द राइट हैंड, इसे दाहिने हाथ का उपयोग करने के लिए मजबूर करें। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अलाउ हर टू एक्सरसाइज हर चॉइस, उसे अपनी पसंद का प्रयोग करने दें। यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है तो यह पूरी तरह सामान्य है, शिक्षक को उसे दाएं हाथ से लिखने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी प्राकृतिक पसंद का सम्मान करना चाहिए। लेफ्ट हैंडनेस या बाएं हाथ से लिखना कुछ समस्या या विकार नहीं है, शिक्षक को बच्चे की प्राकृतिक प्रवृत्ति, नेचुरल प्रेफरेंस का सम्मान करना चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 21, असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन है, ए टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू वर्क इन ग्रुप्स एंड प्रमोट डिस्कशन विद पीयर्स। एक अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के समूह में काम करने और सहपाठियों संग चर्चा द्वारा सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसका रीज़न है, लर्निंग इज अ सोशल प्रोसेस, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर 1, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर 2, both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option number 3, A is true but R is false. Option number 4, both A and R are false. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्यों? असर्शन कहता है शिक्षक को विद्यार्थियों को समूह में कार्य करने और साथियों के साथ चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सही बात है। ऑप्शन और जो उसका रीज़न है, अधिगम या लर्निंग एक सामाजिक प्रक्रिया है, मतलब बच्चा जितने समाज के बीच में रहेगा उतना ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चे समूह में कार्य करके, चर्चा कर एक दूसरे से सीखते हैं, इसलिए शिक्षक को समूह कार्य और सहपाठी चर्चा को बढ़ावा देना चाहिए। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू प्रमोट इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लर्निंग? Option 1, example. Second is non-examples. Option 3, analogies. Option 4, negative and reinforcement. पहला ऑप्शन है only one, सिर्फ examples. सेकेंड ऑप्शन है only two, 1 and 2, examples and non-examples. ऑप्शन नंबर 3 में 1, 2 and 3, examples, non-examples, analogies. ऑप्शन नंबर 4 में examples, non-examples, analogies and negative reinforcement. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से एग्जाम्पल,
नॉन एग्जाम्पल और एनालॉगीज का इस्तेमाल करना चाहिए। एग्जाम्पल्स का तो यूज़ करना ही चाहिए। फिर उसके बाद गैर उदाहरण नॉन एग्जाम्पल्स का उपयोग इसलिए करना चाहिए ताकि विद्यार्थी को सही और गलत में अंतर समझ आए। एनालॉगीज का उपयोग इसलिए करना चाहिए कि नए अवधारणा है वह आसानी से समझ सके। नेगेटिव इन्फॉर्मेंट्स नकारात्मक पुनर्बलन अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने का उपयुक्त तरीका नहीं माना जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इन अ कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम लर्निंग शुड बी कंसेप्चुअलाइज एज। इस संरचनावादी कक्षा में अधिगम को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 मेयर रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, केवल ज्ञान का पुनरुत्पादन। ऑप्शन नंबर 2 डिस्कनेक्टेड फ्रॉम रियल लाइफ, वास्तविक जीवन से वियोजित। ऑप्शन नंबर 3 अ रिजल्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुकूलन का परिणाम। ऑप्शन नंबर 4 रिजल्ट ऑफ एक्टिव इंटरेक्शन ऑफ विद इन्वायरमेंट, वातावरण में सक्रिय पारस्परिकता या संपर्क का परिणाम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रिजल्ट ऑफ एक्टिव इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, वातावरण से सक्रिय पारस्परिकता और संपर्क का परिणाम। संरचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट दृष्टिकोण के अनुसार विद्यार्थी स्वयं अनुभव गतिविधियों और अपने वातावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया एक्टिव इंटरेक्शन के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। कंस्ट्रक्टिविज्म संरचनावाद लर्निंग बाय डूइंग, इसका मतलब करके सीखना है। विद्यार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, केवल याद ही नहीं करता। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 24। Which of the following strategies helps students to remember information for longer duration? निम्न में से कौन सी युक्ति विद्यार्थियों को जानकारी को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगी? ऑप्शन नंबर 1 क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ मीनिंगलेस वर्ड्स रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन, जानकारी से संबंधित बेमतलब शब्दों का समूह बनाना। ऑप्शन नंबर 2 प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, जानकारी को अव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना। ऑप्शन नंबर 3 क्रिएटिव विजुअलाइज मेटाफॉर्स एंड एनालॉगीज रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन, जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना। ऑप्शन नंबर 4 प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, जानकारी को बिना किसी संदर्भ के प्रस्तुत करना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 क्रिएटिव विजुअल मेटाफॉर्स एंड एनालॉगीज रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन, जानकारी से संबंधित दृश्य रूपक और समरूपक बनाना। दृश्य रूपक विजुअल मेटाफॉर्स और समरूपक एनालॉगीज नई जानकारी को पहले से ज्ञात ज्ञान से जोड़ते हैं, जिससे जानकारी अधिक समय तक याद रहती है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following should be avoided by a teacher if he wants to promote problem solving abilities in his students? यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों में समस्या समाधान क्षमताएं विकसित करना चाहता है तो उसे निम्न में से किससे बचना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 मोटिवेट स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम प्रॉपर्ली, समस्या को ठीक से समझने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर 2 एनकरेज देम टू सी डिफरेंस टू पर्सपेक्टिव्स ऑफ द प्रॉब्लम, विद्यार्थियों को समस्या के विभिन्न पहलू देखने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर 3 हेल्प देम टू डेवलप द हैबिट ऑफ डूइंग सिस्टमैटिक वर्क, विद्यार्थियों में व्यवस्थित कार्य करने की आदत डालना। ऑप्शन नंबर 4 इनकरेज देम टू कंप्लीट द टास्क एनी हाउ, विद्यार्थियों को प्रेरित करना कि कार्य को कैसे भी हो जल्दी करें। क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें, इसमें लिखा है उसे ऐसा क्या अवॉइड करना चाहिए या किससे बचना चाहिए, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 इनकरेज देम टू कंप्लीट द टास्क एनी हाउ। ये क्यों है? समस्या समाधान क्षमता विकसित करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह समस्या को अच्छी तरह समझने के लिए प्रेरित करे, ठीक है जी, विभिन्न दृष्टिकोणों से सोचने के लिए प्रोत्साहित करे, व्यवस्थित सिस्टमैटिक ढंग से कार्य करने की आदत डाले, लेकिन काम जैसे तैसे जल्दी पूरा करने के लिए प्रेरित करना समस्या समाधान कौशल के विकास में बाधा डालता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26। विद रेफरेंस टू एरर्स मेड बाय स्टूडेंट्स ए टीचर शुड, विद्यार्थियों की त्रुटियों में संबंध में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? मिनिमाइज एरर्स बाय नेगेटिव इन्फॉर्मेंस, नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए। मिनिमाइज एरर्स बाय पनिशमेंट, दंड द्वारा त्रुटियों को कम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 फाइंड आउट द लर्निंग गैप्स कॉजिंग एरर्स, उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई है। ऑप्शन नंबर 4 इग्नोर द एरर्स, त्रुटियों की उपेक्षा करनी चाहिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फाइंड आउट द लर्निंग गैप्स कॉजिंग एरर्स, उन अधिगम कमियों को खोजना चाहिए जिनकी वजह से त्रुटियां हुई हैं।
टीचर को विद्यार्थियों की गलतियों पर दंड देने या उन्हें अनदेखा करने के बजाय ये पता लगाना चाहिए कि गलतियां हो क्यों रही हैं, जिससे सीखने की कमियां दूर की जा सकती हैं और बेहतर अधिगम हो। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27। कॉग्निशन एंड इमोशंस आर डैश। संज्ञान और भावनाएं डैश हैं। ऑप्शन नंबर 1 इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से स्वतंत्र। ऑप्शन नंबर 2 रेयरली रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कभी कभार ही संबंधित। ऑप्शन नंबर 3 इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से परस्पर संबंधित। ऑप्शन नंबर 4 वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित नहीं होते। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एक दूसरे से परस्पर संबंधित, इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। संज्ञान या कॉग्निशन और भावनाएं इमोशंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। विद्यार्थी की भावनाएं उनके सीखने, सोचने और याद रखने की क्षमता को प्रभावित करती है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28। स्टूडेंट हु कंसिडर्स his lack of ability as the reason for repeated failures is likely to develop a sense of। एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलता का कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, उसमें कौन सा भाव पैदा हो सकता है। ऑप्शन नंबर 1 हाई सेल्फ एस्टीम, उच्च आत्मसम्मान। ऑप्शन नंबर 2 लर्न हेल्पलेसनेस, अधिगम निस्सहायता। ऑप्शन नंबर 3 पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट, सकारात्मक आत्म अवधारणा। ऑप्शन नंबर 4 इंक्रीज सेल्फ एफिशिएंसी, आत्म प्रभावकारिता में वृद्धि। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अधिगम निस्सहायता। यदि कोई विद्यार्थी बार बार असफल होने के कारण अपनी योग्यता की कमी को मानता है तो यह सोचने लगता है कि वह कभी सफल नहीं हो सकता। इससे उसमें लर्न हेल्पलेसनेस, अधिगम निस्सहायता विकसित हो जाती है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 29। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्फसाइज ऑन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने किस पर जोर दिया। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, बहुविषयकता शिक्षा। ऑप्शन नंबर 2 रिजिड करिकुलम, कठोर पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर 3 सबमिटिव असेसमेंट, योग्यात्मक आकलन। ऑप्शन नंबर 4 एग्जाम सेंट्रिक पेडागॉजी, परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बहुविषयकता शिक्षा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 बहुविषयक मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा, लचीले पाठ्यक्रम, कौशल आधारित सीखने और समग्र विकास पर जोर देती है। ये कठोर पाठ्यक्रम केवल समापन, सम्मेटिव मूल्यांकन या परीक्षा केंद्रित शिक्षण का समर्थन नहीं करती। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30। डैश इम्पैक्ट्स लर्निंग नेगेटिवली। डैश अधिगम को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ऑप्शन है मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण। ऑप्शन नंबर 2 क्यूरियोसिटी, उत्सुकता। ऑप्शन नंबर 3 मेटाकॉग्निशन, अभिसंज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 मास्टरी ओरिएंटेड गोल, महारत उन्मुखी लक्ष्य। करेक्ट आंसर है कुपोषण, मैल न्यूट्रिशन। कुपोषण से बच्चों के मस्तिष्क का विकास, ध्यान, स्मृति और सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है, जबकि जिज्ञासा, मेटाकॉग्निशन और महारत उन्मुख या मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, मेटाकॉग्निशन, क्यूरियोसिटी उनके सीखने के लक्ष्य को और बेहतर बनाता है। करेक्ट ऑप्शन इज मैल न्यूट्रिशन, कुपोषण, ऑप्शन नंबर 1। तो आई होप आपको आपकी आज की क्लास पसंद आई होगी। आपने 30 के 30 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।